क्या हम स्वतंत्र हैं? हमें एक बार इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल से ज़्यादा हो गए ना। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व, जोर से बोलिए जरा, तंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है। भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन। हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को कहा हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। प्रियम्बल का पहला शब्द है। संप्रभुता का मतलब जानते हैं क्या होता है? न गुलामी का नाम हो और न गुलामी का निशान हो। संप्रभुता का मतलब न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। गुलामी के नाम है कि खत्म हो गए? जोर से बोलिए जरा। गुलामी के निशान है कि खत्म हो गए? एक तो आपके बगल में भोजशाला है। गुलामी की कुरीतियां खत्म हो गई क्या? नहीं। गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हुई क्या? तो वास्तविक अर्थों में ना हम स्वतंत्र हैं, ना संप्रभु हैं। कड़वी सच्चाई। अब आप उसको मानते रहिए हम स्वतंत्र हैं तो अच्छी बात है, दिल बहलाने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो हम स्वतंत्र हुए, न तो हम संप्रभु हुए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। पिछले 11 वर्षों में भारत को उन्होंने स्वतंत्र बनाने और संप्रभु बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है बहुत सारे और प्रयासों की आवश्यकता है। शायद स्पीड भी थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन जनता को भी उसके साथ साथ शामिल होने की आवश्यकता है। योग आयुर्वेद के ऊपर मेरी 5 PIL है। मेरी पहली PIL है कि प्रत्येक स्कूल में जैसे शिक्षा मित्र होते हैं वैसे योग मित्र अपॉइंट किया जाए। और ये योग मित्र का कॉन्सेप्ट मुझे यही इंदौर से मिला था। भाई पुष्यमित्र भार्गव जी जब यहाँ के मेयर हुए तो कुछ आपने योजना बनाई थी। अच्छा, योग मित्र बैठे भी यहाँ पे। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL है कि भारत के प्रत्येक जूनियर प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में एक योग मित्र अपॉइंट किया जाए, बच्चों को योग की शिक्षा दिया दे। दूसरी मेरी PIL है कि भारत का जो मेडिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदला जाए। हम लोग लॉ करते हैं तो फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। हम MBA करते हैं, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। हम इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे सिविल से करें, इलेक्ट्रिकल से करें, मैकेनिकल से करें, किसी से कंप्यूटर साइंस से करें, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। दुर्भाग्यवश मेडिकल में ये काम नहीं है। चाइना में आप अगर वहां पे मेडिकल कोर्स करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको केवल और केवल चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ाया जाएगा। वो दुनिया का किसी भी देश का व्यक्ति हो, अगर चीन से मेडिकल का कोर्स करेगा, फर्स्ट ईयर में उसको वही पढ़ाया जाएगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में केवल BAMS करने वाले को ही महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि भावप्रकाश, महर्षि शारंगधर को पढ़ाया जाता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरी एक PIL है कि कम से कम मेडिकल का कोर्स फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन किया जाए, इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स शुरू किया जाए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स शुरू हो गया है, सरकार ने शुरू किया है, और उसकी शुरुआत पुडुचेरी से शुरू हुई है। अरविंदो नाम के कॉलेज, अरविंदो मेडिकल कॉलेज शुरू हो गई। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि हम गुलाम हैं? अंग्रेज कानून कैसे बनाते थे? 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। अंग्रेजों ने पूछा, बताओ ये क्रांति जो हुई ये पूरी तरह फैली कैसे? क्रांति हुई मेरठ में और खबर लग गई असम के लोगों को, लाहौर के लोगों को, चेन्नई के लोगों को पता चल गई, कच्छ के लोगों को पता चल गई। ऐसा क्या इनका सिस्टम था कि एक व्यक्ति ने विद्रोह किया और पूरे भारत में, और उस भारत का मतलब चटगांव, लाहौर, सिंध, लड़काना, ये पूरा भारत। तो रिसर्च के बाद पता चला कि ये काम किया मठ मंदिरों ने। मठ मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने रिले रेस शुरू किया। रिले रेस समझते ना, यहां से यहां, यहां से यहां। मंगल पांडे ने क्रांति किया, ये बात मेरठ वाले, मेरठ के मठ मंदिरों ने मुजफ्फरनगर पहुंचा दिया, मुजफ्फरनगर के मठ मंदिरों ने हरिद्वार पहुंचा दिया, हरिद्वार वालों ने ऋषिकेश पहुंचा दिया, ऋषिकेश ने पौड़ी गढ़वाल पहुंचा दिया, उन्होंने श्रीनगर पहुंचा दिया, उन्होंने क्रॉस करा दिया आगे। तो पूरा मठ मंदिरों ने एक रिले रेस शुरू किया और 15 दिन के अंदर मंगल पांडे की क्रांति पूरे भारत में पता चल गई। बोले बड़े खतरनाक लोग हैं ये तो, एक काम करो, एक कानून बनाओ और मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लो। तो पहला मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून 1863 में बना था।
और आपको जान के आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने तो एक कानून बनाया था, हमारे वाले अंग्रेजों ने 34 और कानून बना दिए। इस समय भारत के मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार, एक भी चर्च, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे मठ मंदिरों की सरकार का कंट्रोल है, 1 रुपए कंट्रोल पे कहीं और नहीं है। ये उनका सिस्टम था। मैं एक दो और आपको घटनाएं बताता हूं, बड़ा आपको आनंद आएगा। अंग्रेजों को किसी ने खाटू श्याम की कहानी बताई। बोले खाटू श्याम है। बोले कौन है? बहुत ये बलशाली थे। तो बोले बलशाली थे तो कृष्ण भगवान ने इनका गर्दन क्यों काट दिया? बोले इतने बलशाली थे कि जिधर लड़ेंगे सामने वाले को हरा देंगे, और इनका एक ही सिद्धांत था कि जो हारेगा उसी तरफ से लड़ेंगे। खाटू श्याम जी कहानी बताई। अच्छा, हु वाज हिज फादर? बोले घटोत्कच वाज हिज फादर। हु वाज हिज मदर? बोले हिडम्बा वाज हिज मदर। अच्छा, हु वाज हिज ग्रैंडफादर? बोले भीम वाज हिज फादर, ग्रैंडफादर। बोले अच्छा, ये कहाँ रहते थे? बोले नागालैंड में रहते थे, नागा हिल्स। भीम की ससुराल नागालैंड में थी, नागा हिल्स पे। तो बोले भीम भी इतने महाबली, भीम का बेटा घटोत्कच भी इतना महाबली, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक भी इतना महाबली, ये पूरा का पूरा ये खानदान इतना महाबली कैसे हो गया? क्या कारण है? तो किसी ने बता दिया होगा साहब, ये जो नागा हिल्स पे रहते हैं ना, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ बड़े बड़े अच्छे फल हैं, ये लोग वही जड़ी बूटी खाते हैं, इसलिए सारे कितने बड़े बड़े पहलवान हो गए। बोले अच्छा, एक कानून बनाओ, अब नागा हिल्स पे कोई बिना परमिशन के आएगा नहीं। तो बन गया बंगाल फ्रंटियर एक्ट 1872। आज भी जानते हो कानून आज भी चल रहा है। आपको जैसे नेपाल जाने के लिए परमिट चाहिए, पाकिस्तान जाने के लिए परमिट चाहिए, वैसे नागालैंड जाने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ता है। बंगाल फ्रंटियर एक्ट में जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनको पता है। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अंग्रेज ऐसे इंस्टेंट कानून बनाते थे। बोले अच्छा, मंगल पांडे क्रांति हो गई, एक काम करो, एक आईपीसी बनाओ। आईपीसी बन गई, बोले पुलिस इनको पीटेगी कैसे? 1861 में पुलिस एक्ट बनाओ। अच्छा चलो ये भी हो गया, 1863 में ये भी बना दो। अच्छा एक काम करो, अब हमको यहाँ चर्चेज को स्टेब्लिश करना है, हमको मिशनरीज को स्टेब्लिश करना है। 1894 में कानून बनाया। हमें भारतीयों को क्या बताया कि जी हम यहाँ पे सिविल लाइन बनाएंगे। कौन रहेगा जी? सिविलाइज्ड लोग रहेंगे। कौन नहीं रहेगा? अनसिविलाइज नहीं रहेंगे। सिविलाइज कौन था उस समय? अंग्रेज। अनसिविलाइज कौन था? भारतीय। पूरे देश भर में उन्होंने सिविल लाइन खड़ी कर दी। इंदौर में है कि नहीं मुझे नहीं पता, है यहाँ पे। ये सब 1894 वाले कानून की बनी हुई है। और बड़े प्लांडवे में 10 एकड़ जमीन चाहिए थी उनको कलेक्टर का बंगला बनाने के लिए, कप्तान का बंगला बनाने के लिए, और 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे, 200 एकड़ एक्वायर कर लेते थे, 500 एकड़। भाई राजा थे, जो मन करते थे एक्वायर कर लेते थे। और कलेक्टर और कप्तान का बंगला तो 10 एकड़ में होता था, बाकी की सारी जमीन किसको दे देते थे? चर्चेज और मिशनरीज को देते थे। इसलिए पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन है वहां आधी जमीन का मालिक चर्च और मिशनरी है। आपके इंदौर में क्या है मुझे नहीं पता। और उनका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है। 1895 में जमीन लीज देना शुरू किया, 1896, 1897, 1898, 99 या 1900 आते आते सबकी लीज उन्होंने बांट दिया। तो 99 ईयर की लीज थी, तो सन 2000 आते आते सबकी लीज कंप्लीट। अब वो क्या कर रहे हैं? उन सिविल लाइन की जमीनों को कुछ ने तो रिन्यू करा लिया, और जो रिन्यू नहीं करा पाए वो वहां पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी आप शहरों से 20-30 किलोमीटर दूर बड़े बड़े चर्च देख रहे होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल देख रहे होंगे जो मिशनरियों के बन के रहे हैं। वो केवल विदेशी पैसा नहीं है, वो सिविल लाइन की जमीन प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सिविल लाइन की जमीन बहुत महंगी बिकती है, इधर एक बिस्वा बेच देते हैं और बाद में 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। सिविल लाइन में 10 बिस्वा बेच दिया, बाहर जाके 10 एकड़ खरीद लिया, फिर 10 बिस्वा बेचा, 10 करोड़ 20 करोड़ मिला, उसी से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आप ये बताइए, अगर ये व्यवस्था आज भी चल रही है तो हम स्वतंत्र हैं कि गुलाम हैं? जोर से बोलिए जरा।